हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, हमने उन टॉपिक को भी डिस्कस करा है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे COPD डिजीज़ कंडीशन से। तो COPD डिजीज़ कंडीशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सेम एज इट इज अगर एग्जाम में आएंगे तो 15 मार्क्स में COPD के चांसेस हैं आने के। तो COPD डिजीज़ कंडीशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे उसकी कि क्या होती है COPD, फिर इसकी इटियोलॉजी, फिर उसके पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आफ्टर दैट आप लिखेंगे मैनेजमेंट के बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस को मेंशन करेंगे और 3 NCP बनाएंगे। EMSS की बुक आपकी बहुत ही अच्छी, इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस आपको मिल जाती हैं, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट NCP भी मिल जाएंगी। बाकी MG कुमारी में भी ये सेम चीज़ मेंशन है। तो अगर आप बुक रेफरेंस अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बुक हम प्रेफर करें एग्जाम्स के लिए, तो आप MG कुमारी या फिर EMMS की पब्लिकेशन की प्रेफर कर सकते हैं। ठाकुर पब्लिकेशन प्लीज़ मत करिएगा, उसमें पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से नहीं दे रखी है और पैथोफिजियोलॉजी हर एक डिजीज़ कंडीशन की इंपॉर्टेंट होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमने स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे COPD डिजीज़ कंडीशन। COPD फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये आपकी एक डिजीज़ है जिसमें एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर फ्लो इसमें लिमिटेड हो जाती है। आपके लंग्स में एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से एयर फ्लो लिमिटेड हो जाती है, एयर फ्लो नहीं हो पाती है। अब हमने एकदम सिंपल आपको बता दें कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में क्या होता है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि रिवर्सिबल हो, बहुत ही कम चांसेस है कि ये ठीक हो सके। फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहाँ पे? पल्मोनरी, मतलब कि लंग्स में। एयर डिजीज़ है, नाम से एकदम सिंपल मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन क्या है? COPD इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल. Airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles and gases. It consists of 2 conditions. तो इसमें 2 कंडीशन कौन सी आती हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की और एम्फाइसेमा की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो COPD मैंने आपको एकदम सिंपल बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है COPD में, वो आपके बुक में मेंशन लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो आपका लंग्स है, लंग्स नॉक्सियस पार्टिकल जब गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जब लंग्स में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो भी कैसा? एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, कैसा? एबनॉर्मल होता है, तब आपको COPD देखने को मिलता है। तो COPD के डिजीज़ कंडीशन में आपको और 2 कंडीशन मिलती हैं। पहली कंडीशन आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी कंडीशन है एम्फाइसेमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इसमें आपका जो ट्रैकियोब्रोंकियल होता है, वो ट्रैकियोब्रोंकियल सीक्रेट करता है म्यूकस को। वो सीक्रेट करेगा जो म्यूकस, उससे आपका कफ होगा और वो कफ आपका लॉन्ग रहता है 3 मंथ्स तक। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को आप विजुलाइजेशन भी प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम लोग विजुलाइज करते हैं ब्रोंकाई को, किससे? ब्रोंकोस्कोपी से। फिर इसका क्लासिफिकेशन भी होता है। आपका सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, क्रोनिक का होता है जिसमें आपका म्यूकोप्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयरवे हाइपर एक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिंपल आपका म्यूकस का सिक्रेशन होगा। आपका वही म्यूकस क्या स्टिमुलेट करेगा? कफिंग को, और वो लास्ट होगा 3 मंथ का। क्रोनिक म्यूकोप्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? आपका जो प्यूरुलेंट फ्लूइड है वो एक्सुडेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन। अब आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मैंने कहा कि प्यूरुलेंट में एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से वो फ्लूइड क्या करेगा? एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। फिर आपका आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयरवे हाइपर एक्टिविटी। तो अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके बाद में जो एयरवे है आगे पास नहीं हो पाएगी, फिर वो हाइपर एक्टिविटी शो करेगी। नेक्स्ट आपका डिजीज कंडीशन आता है COPD में एम्फाइसेमा। इसमें क्या होता है? जो स्पेसेस होती हैं
वहाँ पे परमानेंट और एबनॉर्मल डिस्टेंशन होता है एयर का। सिंपल सी बात है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद में जो स्पेस रह जाते हैं एल्वुलर सेप्टा में, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि वो डिस्टल स्पेसेस में आपकी स्पेस का फिल हो जाएगा एयर से। अब वो एयर आपका कैसे फिल होगी? परमानेंट, मतलब कि एक बार फिल हो गई तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, और आपकी एबनॉर्मल फिल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी ये ब्रोंकाई है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, फिर आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, फिर आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, सेकेंडरी के बाद में आपकी टर्शरी ब्रोंकाई आती है। टर्शरी ब्रोंकाई में आपके 3 होंगे। तो ये ब्रोंकाई का आपको देख रहे हो डायग्राम, एकदम सिंपल मैंने बनाया है। उसके बाद में जो एल्वुलाई होगी आपकी इधर साइड में, जिसमें आपका टर्शरी ब्रोंकाई होता है। अगर मैं बात करूँ जो स्पेसेस रह जाती हैं, आप ये स्पेस देख रहे हो, एक ये स्पेस देख रहे हो, एक ये स्पेस देख रहे हो, अब एक डायरेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो स्पेसेस होती है वो स्पेस आपकी फिल होगी डिस्टल टू टर्मिनल। डिस्टल से आपकी टर्मिनल में स्पेसेस फिल होंगी, किसमें? डिस्टेंशन होगा एयर का। इसका भी क्लासिफिकेशन है, ये भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका है सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा। जो आपके लोब्यूल्स होते हैं उनमें जब फेल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा। फिर आपका है पैनासिनार एम्फाइसेमा। फिर आपका पैनासिनार आपके कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा। फिर आपका पैरासेप्टल एम्फाइसेमा, जो सेप्टा प्रेजेंट होती है, सेप्टा मतलब कि जो एल्वुलाई की सेप्टाज होती हैं जो कंटेन करती है एल्वुलाई की कैपिलरीज, उसमें आपका होगा। फिर आपका सेनाइल एम्फाइसेमा, फिर इसमें पूरी डेवलप हो जाती है कंडीशन एम्फाइसेमा की। कॉजेस, इटियोलॉजी क्या है जिससे आप कह सकते हैं कि सीओपीडी डेवलप हो गई आपकी बॉडी में? तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। पैसिव स्मोकर, अब आपको एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। एक्टिव स्मोकिंग में क्या होता है, वो इंसान उस टाइम पे सिगरेट कर रहा होता है, उसका जो स्मोक है उसको डायरेक्ट हार्म करेगा, वो होता है एक्टिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर में क्या होता है, वो सिगरेट ना लेता है और बट उसके आसपास रहता है, जिसकी वजह से जो स्मोक है उसको हार्म करता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप हो सकती है। ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल डस्ट, एयर पॉल्यूशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स, एजिंग, तो इन कॉजेस की वजह से सीओपीडी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवे में मॉडलिंग होगी और जो आपके पैरेन्काइमल सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन की वजह से जो इलास्टिसिटी होती है एल्वुलाई की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एयर फ्लो आगे नहीं फ्लो हो पाएंगे तो एयर फ्लो का लिमिटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप हो जाएगा। तो बस आपकी पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ 4 स्टेप्स थे। एक आपने फैक्टर देखा था ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर कैसा अफेक्ट करता है? जेनेटिक फैक्टर में जो आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन होता है वो इंक्रीज कर देता है आपके प्रोटीनेजेस को, जिसके कंपैरिजन में एंटी प्रोटीनेजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। फिर फ्री रेडिकल्स आपके पैरेन्काइमल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे एम्फाइसेमा डेवलप होता है। एक और कंडीशन है जिसमें आपका आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो सीओपीडी में होता है। तो ये कैसे हो गया? जब क्रोनिक हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया मतलब कि लो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, जो लंग्स के में वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगे। फिर कॉन्स्ट्रिक्ट की वजह से हाइपरटेंशन होगा। फिर पल्मोनरी में आपका एडिमा और डेथ होगा। तो पैथोफिजियोलॉजी अगर आपसे पूछी जा रही है सीओपीडी को तो आप सिर्फ 4 पॉइंट करेंगे। अगर आपको कभी हाइपोक्सिया या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन से पूछ रहे हैं या फिर जेनेटिक फैक्टर से पूछ रहे हैं तो आप ये पैथोफिजियोलॉजी को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या सिम्टम्स आप देखेंगे पर्सन में जिनको सीओपीडी है। तो सबसे पहले तो डिसिप्निया होगा, मतलब कि डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। वीज होगा, मतलब वीजिंग साउंड मिलेगा आपको। गड़गड़ाहट सी होगी, चेस्ट टाइट हो जाएगा क्योंकि म्यूकस का सिक्रीशन होगा। कफिंग होगी क्योंकि ट्रैकियोब्रोंकियल से आपका म्यूकस सिक्रीट हुआ है। फिर आपका स्पूटम का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। पायरेक्सिया मतलब फीवर होगा। मलेज, फटीग, आपको थकान होगी। कन्फ्यूजन होगा सीओपीडी में। आप एक्सरसाइज टॉलरेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। लेथार्जी कंडीशन मिलेगी आपको, कोमा मिलेगा और बैरल चेस्ट। हाइपरकैपेनिया
वर्सनिंग हाइपोक्सीमिया, मतलब कि वर्स कंडीशन हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी और ब्लड में भी नहीं होगा, तो हाइपोक्सीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ब्लड में, और वो भी वर्सनिंग कंडीशन में आपको मिलती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने ये सारे पॉइंट्स है, कुछ आपको अस्थमा से को रिलेट करोगे, लेकिन सीओपीडी में आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखोगे जो इसके ही स्पेशल हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन, कोमा ये, और आप देखोगे पायरेक्सिया, स्पूटम प्रोडक्शन जिसमें इंक्रीज हो रहा है कफ, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ होती है नॉर्मल चेस्ट और बैरल चेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल चेस्ट में आप शेप देख दो कि पहले एक्सटेंड करता है, फिर इन्वेंट करता है, फिर एक्सटेंड करता है, लेकिन बैरल चेस्ट में आपका चारों साइड से एकदम एक्सटेंड करता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे जिसमें आप चेस्ट का शेप और साउंड को सुनेंगे, फिर एबीजी एनालिसिस कराएंगे। एबीजी एनालिसिस में आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, पीएच की, बाइकार्बोनेट की, ऑक्सीजन सेचुरेशन की, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की। हमने पार्ट 1 वीडियो में एबीजी एनालिसिस को डिस्कस भी करा है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर टेस्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सीरम एंटीट्रिप्सिन लेवल, क्योंकि जब सीओपीडी की कंडीशन होती है तो एंटीट्रिप्सिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, डेफिशिएट हो जाता है। फिर आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओगे, ईसीजी कराओगे, और भी एक्सरसाइज टेस्ट कराओगे ऑक्सीमेट्री के साथ। फिर मैनेजमेंट क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज टॉलरेंस को इम्प्रूव करोगे, उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करोगे, प्रिवेंट करोगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, और आप साथ ही साथ उसकी मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करोगे। ये मैनेजमेंट से वो सिर्फ आपके एक गोल बेसिस पे है, ये एक करेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। करेक्ट मैनेजमेंट आप क्या है, आपका ये सारे आपके करेक्ट मैनेजमेंट है। सबसे पहले स्मोकिंग सीजीज करोगे, स्मोकिंग को पेशेंट में रोक दोगे कि अब उसको नहीं करना है स्मोकिंग। फिर आप इनहेल मेडिकेशन करोगे जिससे उसकी ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं वो जितना भी इन्फ्लामेशन है वो डिक्रीज हो जाए। फिर आप ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करोगे क्योंकि पेशेंट में हाइपोक्सीमिया हो गया है, वो भी वर्स कंडीशन में। फिर आप इफेक्टिव कफिंग करोगे जिससे आप सिक्रीशन को पर्सन से रिमूव करा सको, जैसे कि हफ कफ एक्सरसाइज में क्या होता है, एक ये टेक्निक है जिससे हम लोग म्यूकस को रिमूव करते हैं लंग से। इसमें हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हम लोग ब्रीथ को इन और होल्ड कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से इनहेल करा, बहुत टाइटली इनहेल करा, उसको आप होल्ड करोगे, उसके बाद में एक्सहेल करोगे, वो भी एक्टिवली। जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका म्यूकस भी बाहर आएगा। फिर आता है आपका पोस्टूरल ड्रेनेज। पोस्टूरल ड्रेनेज में आपका जो भी सिक्रीशन है उसको हम लोग मोबिलाइज कराते हैं, फिर रिमूव कराते हैं। फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या होता है, हम लोग सिक्रीशन को मोबिलाइज करा के रिमूव कराते हैं। फिर ओरल सक्शनिंग करते हैं जिससे सिक्रेशन को हम लोग डायरेक्ट रिमूव करते हैं। फिर हाइड्रेशन थेरेपी यूज करते हैं क्योंकि पेशेंट में डिहाइड्रेशन कंडीशन डेवलप हो गई थी। फिर हम लोग लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को यूज करेंगे क्योंकि हाई फ्लो का नेक्रोसिस अकर करेगा। एंटीबायोटिक्स लेंगे जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी ट्रीटेड हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं और मैनेजमेंट की, तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी। फिर आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ करोगे जिससे सिक्रीशन आपका थिनिंग हो जाता है। नेबुलाइजेशन करोगे। फिर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे जिससे आपका टॉलरेंस सही हो जाएगा, आपका इम्प्रूव होगा एक्सरसाइज का। फिर आप एक्सरसाइज के बाद में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करोगे। रिहैबिलिटेशन यूनिट्स होती हैं, आपको हर जगह पे मिल जाएगी। वो यूनिट आपको वो कंडीशन डेवलप करके फिर से दे देती हैं जिस कंडीशन में आप पहले थे, स्थायी कंडीशन में। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो आप पेशेंट के असेस करते रहेंगे वाइटल साइंस को, मॉनिटर करेंगे पेशेंट में सैचुरेशन और एबीजी वैल्यूज़ को। आप एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन को जो प्रिस्क्राइब रहेंगे फिजिशियन ऑर्डर पे। आप एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को, साथ ही साथ इनकरेज करेंगे पेशेंट को, परफॉर्म करेंगे पोस्टूरल ड्रेनेज को, परफॉर्म करेंगे ओरल सक्शनिंग जब ज़रूरत होगी तब। नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स मेंशन है नर्सिंग डायग्नोसिस के। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या, इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनअफेक्टिव कफिंग। नेक्स्ट आपका है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन, एयर ट्रैपिंग एंड ब्रोंकोस्पास। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर एपेटाइट, इंक्रीज्ड स्पूटम प्रोडक्शन। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू मिसमैच बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस आपके बुक में मेंशन है। अब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस की भी इतनी टेंशन नहीं है, हर एक डिजीज कंडीशन के बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी मिल जाएगी।
नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन मिलेगा आपको ब्रोंकाई में, और इसमें एबनॉर्मल डायलेशन होता है ब्रोंकाई का, एक ब्रोंकाई या फिर एक से ज़्यादा ब्रोंकाई। बस आपको ये पता होना चाहिए ये डिजीज कंडीशन होती क्या। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे ही कि इसका मतलब क्या होता है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बस इतना सा है कि ये आपका परमानेंट होता है, एबनॉर्मल डायलेशन होता है, वन और मोर लार्ज ब्रोंकाइज का। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम डिस्कस करेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या है, निमोनिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी सब्सटेंस का लंग्स में। ये अजविशली आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। निमोनिया आपके दो टाइप्स में डिवीजन करेंगे, एक होता है आपका एनाटॉमिकल, एक आपका होता है इटियोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है निमोनिया के। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, एजिंग, एयर पॉल्यूशन, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि कोई हेड इंजरी हो गई तब कॉन्शियसनेस आपका डिस्टर्ब करता है। और रिस्क फैक्टर आपके क्या हैं, क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज मेलाइटिस, रेनल फेलियर, कैंसर, HIV, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट जिनको इम्यूनोसप्रेस है उनको ये डेवलप हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज चल रहे, कभी कभी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी होती है जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, स्मोकिंग और एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। और रिस्क फैक्टर आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में, जैसे कि कोमा, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस, एजोटीमिया, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, लेंथी प्रोसीजर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो आपके ये रिस्क फैक्टर्स मिलेंगे हॉस्पिटल में। फिर ऑर्गेनिज्म क्या एसोसिएटेड होते हैं निमोनिया से, जो डेवलप करते हैं निमोनिया को, तो आपको मिलेंगे एल निमोपिला, एम निमोनी, क्लैमिडिया पिस्टाची, क्लैमिडीमा निमोनी, कॉक्सिला बुर्टिनेटी एंड फ्रेस्टेला टूर्नेसिस। फिर आपको मिलेंगे सेफ निमोनी, फिर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, फिर एच इन्फ्लुएंजा। तो ये ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसमें 20% आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, 10% आपका स्टेप्टोकोकस निमोनी होता है और रेस्ट आपके एनारोबिक्स होते हैं। और आपकी स्पीशीज़ होती है लेजियोनेला, ये भी स्पीशीज़ आपके हॉस्पिटल में होती है जिससे आपको निमोनिया डेवलप हो सकता है। निमोनिया आपके 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन में डिवाइड होगा, पहला आपका है एनाटॉमिकल, दूसरा आपका इटियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल पे आपके 2 होते हैं, एक है आपका लोबर, एक है आपका ब्रोंको निमोनिया। लोबर निमोनिया में आपके लंग्स में कोई भी एक लोब अफेक्ट हो जाएगा निमोनिया, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रोंको निमोनिया जो लंग्स में आपका ब्रोंकाइज प्रेजेंट होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होगा। ये थे आपके एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजिकल में आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया, फिर आपका है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, फिर आपका है एस्पिरेशन निमोनिया, फिर आपका है निमोनिया इन द इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये निमोनिया आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आपको आउटसाइड द हॉस्पिटल होगा, विद इन 48 आवर्स पे आपको मिल जाएंगे सिम्टम्स। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये उसी को हम लोग नोजल कोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जब पर्सन एडमिट होता है हॉस्पिटल में अदर देन द रीजन ऑफ द डिजीज इन्फेक्शन, तब हम लोग कहते हैं कि वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। उसमें सिम्टम्स आपको 48 आवर्स के बाद मिलेंगे। ऑपर्चुनिस्टिक निमोनिया जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, तब आप कहोगे कि आपको ये निमोनिया डेवलप हो सकता है। रिस्क फैक्टर में आपने पढ़ा भी था कि माल न्यूट्रिशन, HIV, एड्स। नेक्स्ट है एस्पिरेशन निमोनिया, जब आप एस्पिरेट कर रहे होगे कंटेंट को पेशेंट में तब ये डेवलप हो जाता है। आप एस्पिरेट किससे करोगे, जैसे कि NG ट्यूब फीडिंग करा है पेशेंट में तब एस्पिरेट करोगे, कोमा पेशेंट में तब ये डेवलप हो जाएगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, आप ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखिए या फिर ये सारे आप ऑर्गेनिज्म का नेम लिखिए। ये सारे ऑर्गेनिज्म आपके लंग्स में इंटर करेंगे। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या सीक्रेट करते हैं, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पे जहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ है वहीं पे आपका रेड हेपेटाइजेशन होगा और ग्रे हेपेटाइजेशन होगा। रेड हेपेटाइजेशन आपका पैरेन्काइमल सेल्स में एक मैसिव डायलेशन करते हैं। मैसिव डायलेशन की वजह से ही आपका ग्रे हेपेटाइजेशन होगा, जिसमें डिपोजिशन होगा फाइब्रिन का और प्लूरल स्पेसेस में। फिर आप कह सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर रिजोल्यूशन होगा आपके इन्फेक्शन का।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो आपको फीवर होगा, प्लूरेटिक पेन होगा, मतलब कि चेस्ट पेन होगा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से चिल्स मिलेंगे, आपकी रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाएगी, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, लेथार्जी मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, शॉर्टनेस होगी ब्रीथ की, हाइपोक्सिया होगा, क्रैकल साउंड मिलेंगे, ब्रीथ साउंड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डलनेस होगा। तो ये थे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो सबसे पहले आप करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, और इसमें मेन आप फंगल और कह सकते हैं इसी को आप एसिड फास्ट बेसिलाई कल्चर करेंगे, जिससे आपको मेन एटोलॉजी पता चलेगी कि कौन से आपके बेसिलाई की वजह से डेवलप हुआ है निमोनिया। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप करेंगे स्पूटम कल्चर्स, जिसमें आप इन्फेक्टिव ऑर्गेन्स को देखेंगे। नेक्स्ट आप ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। फिर आपके आते हैं मैनेजमेंट में आप एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर नॉन सीवियर कंडीशन है तो उसमें आपको डोजेस भी पता होने चाहिए, जैसे कि एमोक्सिसिलिन देंगे आप 500 mg 8 आवर्स डेली पे। फिर आप देंगे मोक्सीफ्लॉक्सेसिन, जिसमें 400 mg रहेगी आपकी वंस अ डेली। फिर आपकी रहेगी इरिथ्रोमाइसिन, जो आपकी रहती है 500 mg 6 आवर्स पे। ये आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देंगे। नेक्स्ट आपका आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, आप क्या क्या मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टीच करेंगे पर्सन को कि उसको डीप ब्रीदिंग और इम्प्रूव क्लियरेंस उसका एयरवे को कैसे करना है। आप एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्टूरल ड्रेनेज, आप एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को, आप सक्शन करेंगे पेशेंट के एयरवे को, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो लिमिटेड एक्टिविटी करे, प्रोवाइड करोगे पेन मेडिकेशन क्योंकि पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है। फिर आप एडिक्वेट अमाउंट में पर्सन को प्रोवाइड करोगे न्यूट्रिशन क्योंकि माल न्यूट्रिशन ना डेवलप हो। फिर आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस से पहले आप कॉम्प्लिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। नेक्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड लेस इनटेक ऑफ फूड। तो ये थे आपके नर्सिंग डायग्नोसिस। 4 मेंशन है आपके नर्सिंग डायग्नोसिस बुक में। आपको ये चारों लिखने के बाद में 3 NCP बनानी है अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है लंग एब्सेस। लंग एब्सेस में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स में। ये कंटेन करता है लोकलाइज्ड नेक्रोटिक लीसेंस को लंग्स में, जिससे जो पैरेन्काइमा कंटेन करते हैं प्यूरिलेंट मटेरियल को वो कोलैप्स करते हैं। इसकी वजह से कैविटी बनती है। फिर एस्पिरेशन की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया चेस्ट में डेवलप कर देता है पस फॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन आपके बुक में मेंशन है, बट सिंपल मीनिंग लंग एब्सेस क्या होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से लंग में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, पस का फॉर्मेशन होना। लंग एब्सेस इज अ पस filled cavity in lung surrounded by inflamed tissue and caused by an infection। तो इन्फेक्शन आपका मेन कॉज रेस्पिरेटरी में बैक्टीरिया की वजह से होता है। वैसे कॉजेज आपके 2 डिवीजन में होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, एस्पिरेशन की वजह से डेवलप हो सकता है। सेकेंडरी में ट्रॉमा, ट्यूबरक्लोसिस, एम्बोलिस, मतलब कि पल्मोनरी में कोई भी एम्बोलाई आ गई है, फिर आपको लंग एब्सेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है प्लूरल इफ्यूशन। इसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में। नेक्स्ट आपका डिजीज कंडीशन है रेस्पिरेटरी फेलर, उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। अब ये एक डिसऑर्डर है लंग का, जिसमें जो लंग है उसकी फंक्शनिंग इनएडिक्वेट अमाउंट में होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है लंग का वो फुलफिल नहीं हो पाता है बॉडी में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप्स का होगा, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में आपका आएगा एक्यूट क्रोनिक, टाइप 2 में आपका आएगा एक्यूट क्रोनिक। ये ए एक्यूट है, सी क्रोनिक है। तो एक्यूट में एग्जांपल आपका आएगा अस्थमा, क्रोनिक में आपका एग्जांपल आएगा अनीमिया। एक्यूट टाइप 2 क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है चेस्ट इंजरी, क्रोनिक टाइप 2 का एग्जांपल है COPD। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी फेलर या फिर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS।
ये एक सिंड्रोम है जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर होता है, जो इसमें एल्वोलाई की कैपिलरी मेम्ब्रेन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने के बाद में परमेएबल हो जाता है फ्लूइड के, फिर आपके उसी इस कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा और फ्लूइड का अमाउंट भी इंक्रीज्ड होगा। तो ये आपकी है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फिर एक पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर तो भी डिस्कस कर लिया। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपका सडन और प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का। बस इसमें क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है क्योंकि लंग्स में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंजरी की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें आपका लो आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। ये आपका रैपिड ऑनसेट पे, इसीलिए हम लोग इसको एक्यूट कंडीशन कह रहे हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड या फिर जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।